हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? अपन लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स के अभी तक 2 लेक्चर्स मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस बता दिए, मैंने आपको उसके टाइप्स बता दिए, डेफिनेशंस बताई, एडिशन लॉ की, पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ की। फिर सेकंड लेक्चर में उनका डेरिवेशन करा, रिजल्टेंट निकाला अपन ने कि 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट की, वो एक्सप्लेन करा। यूनिट एंड डायमेंशन को एक्सप्लेन करा विथ एग्जांपल्स। और मैंने रिजल्टेंट को भी एक एग्जांपल से समझाया, क्योंकि बाकी अपन अगले लेक्चर्स में पूरे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। पर अभी अपने जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अपन अब देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं। मीन्स अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अपन देखने वाले हैं कि ज़्यादातर चीज़ों के अंदर क्या होता है, माइनस का साइन आता है वेक्टर होते हुए। जैसे अपन चेंज इन वेलोसिटियाँ निकालेंगे, सर्कुलर मोशन में निकालेंगे, साथ ही अपन रिलेटिव वेलोसिटी में देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक्चुअल में एडिशन ही है, पर वो सब्ट्रैक्शन कैसे बनाऊँ उसी को समझा रहा हूँ स्टार्टिंग करते समय। फिर आज के टॉपिक के अंदर अपन और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मीन्स अपन रेजोल्यूशंस ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे करते हैं अपन वेक्टर का कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, वो अपन एक्सप्लेन करने वाले। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज ए डेफिनेशन क्या है, डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन होता है, वो ही समझा रहा हूँ इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। तो लेट कंसीडर टू वेक्टर्स A and B एक्ट एट थीटा एंगल पर अप्लाइड हो रहे थे ये, एंड वी वांट्स A माइनस बी। हमारे को चाहिए था A माइनस बी, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ B टू द विद द A। मैंने ये सब्ट्रैक्शन चाहिए था, A माइनस बी चाहिए था अपन को। तो हाउ अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे, जो पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट और डायरेक्शन देखी थी वो किस तरह से चेंज होंगे, वो देखने वाले हैं। अगर इसको थोड़ा एक्चुअली एक्सप्लेन करा जाए तो इट इज़ ऑल्सो रिटन लाइक दिस, कि जो A माइनस बी है, A माइनस बी इज ऑल्सो रिटन एज A एडिशन ऑफ माइनस बी। मीन्स डैट इज़ ऑल्सो एडिशन। आपने मैथमेटिक्स में भी देखा है कि जब लिखा जाता है तो प्लस का साइन लगाकर फिर ब्रैकेट में माइनस लिखा जाता है फर्स्ट, और फिर उसको चेंज कर दिया जाता है इस तरह से। तो मीन्स जो अपन को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स निकालने हैं उसको अपन ने कुछ इस तरह से लिख दिया। तो अपने अब जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो किस तरह से ये हेल्प करेगा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो अगर एक डायग्राम बनाऊँ पहले इधर, कि सपोज करो उनको गिवन जो होगा ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर वो सीधा नेगेटिव नहीं होगा, पहले कोई कंडीशन दे रखी होगी, कुछ एंगल्स दे रखी होंगी। तो डैट इज मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे ही चल रही होगी, एक ए है एक बी है और उनका बीच का एंगल थीटा है, जो अपने पैरेललोग्राम में देखा है। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना होता तो अपना रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाता है ना, जो अपन लोगों ने पढ़ा है। मीन्स इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इस तरफ आता, डॉटेड में अपन कुछ इस तरह से करते हैं, तो डैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पर ये वाला जो रिजल्टेंट होता वो रिजल्टेंट तो किसका होता, ए प्लस बी का होता बेटा, ए प्लस बी के लिए होता ना ये। तो अब इसमें अपन चेंज क्या करने वाले हैं, अपन को बोला क्या गया है ए माइनस बी करें। तो इस डायग्राम में जो ये वेक्टर दिख रहा है आपको, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिनोट कर देंगे। मीन्स लाइक दिस, कि अगर अपन को ए और बी इस तरह से दे रखा था, डैट इज कॉल्ड ए, डैट इज कॉल्ड बी, तो मेरे को चाहिए क्या, वी डू नॉट नीड बी, हमारे को चाहिए माइनस बी, तो पॉजिटिव बी हो गया। तो अपन इस डायरेक्ट, और ये एंगल दे रखा था थीटा, प्लीज़ केयरफुली समझें इसको। तो इसका मतलब है अपन ने रिवर्स में ऐसा कर दिया लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड बी डैश। ये हो गया हमारे पास। इट मीन्स कहीं ना कहीं रिजल्टेंट तो इस तरफ आ गया ना, जो पहले इधर था जो इस तरफ था। अगर अपन एडिशन रिजल्टेंट करते, अगर यहाँ पर निकालना था तो वो रिजल्टेंट तो अब कहीं यहाँ पर बीच में आ जाता आपका इस जगह पर। डैट इज मीन्स हमारा अब रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से डिनोटेड हो रहा था लाइक दिस। ये एरो दिख ही रहा है, डैट इज कॉल्ड आर। ये आर हो गया था, और ये वाला जो आर था वो किसके बराबर था, ए माइनस बी के, इसके बराबर था।
एंगल भी चेंज हो गया अब, जो क्योंकि अपन को जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो ये वाले एंगल्स दिए जाएंगे। तो ये एंगल कैसे निकालूं, तो ये एंगल पूरी स्ट्रेट लाइन है, मीनिंग दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। तो 180 में से सप्लीमेंट्री एंगल्स का रूल लगाते हुए थीटा में से माइनस करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल काम में लिया जाएगा अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो अपन का जो रिजल्टेंट होता उसका फॉर्मूला कैसा हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट जो एंगल अपन लेते इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इसका नाउ इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालते थे तो अपन क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, अपन फॉर्मूला यूज़ करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वी यूज दिस फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था जो अपन देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, और ड्राइव भी किया था अपन ने। अब इसके लिए अपन क्या करते, एंगल की जगह यहाँ पर कौन सा एंगल लेते, 180 माइनस थीटा, ये एंगल कंसीडर करते हैं ना। और 180 में से मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ाया था आप लोगों को, तो अपन इसको कैसे लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 180, जब 180 में से माइनस होता है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है उस समय नेगेटिव हो जाता है, तो इट मीन्स अपन यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं और दैट इज कॉल्ड ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है रिजल्टेंट का। और समबडी आस्क कि इसकी डायरेक्शन क्या होती, तो डायरेक्शन का एक फॉर्मूला अपन ने वहाँ पर देखा था एडिशन के अंदर। क्या था फॉर्मूला, वो tan अल्फा का किस एंगल पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा। रिमेंबर जो इससे पहले वाले में देख चुके हैं, तो क्या फॉर्मूला था उसके अंदर, तो जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर मैंने ये ए और बी ले लिया है, तो मैं यहाँ पर ए का कंपोनेंट लूँगा ना, तो दैट इज कॉल्ड ए साइन थीटा अपॉन नीचे क्या कर दूँ, बी प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो जाता जिस कंडीशन में ए बी लेते, समझाया था किसको लेते हैं अपन। तो वैसे अगर मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होता, ए और बी इधर कर रखा है मैंने, तो अपन को करना क्या होता, tan अल्फा यहाँ पर अगर कंसीडर करना होता, दैट इज मीन्स tan अल्फा कंसीडर ये वाला एंगल बी के साथ, है ना, ज़्यादातर हॉरिजेंटल के साथ ही एंगल्स लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो अगर ये कंसीडर करना होता मेरे को, तो लिखता कैसे, जो हॉरिजेंटल को छोड़कर जो वर्टिकल पर होता है उसको अपन अप लिख देते हैं, तो ए साइन पर वैल्यू क्या रखता, 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू ऊपर आती, और जो नीचे का बेस था दैट इज कॉल्ड बी प्लस बी ही लेते हैं एंगल्स को लेते समय, क्योंकि एंगल ही नेगेटिव लिया है उसको, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉस 180 माइनस थीटा। मीन्स ये वैल्यूज कंसिडर करी जाती, मीन्स नॉर्मली हम थीटा ही ले रहे थे एडिशन वाले में। सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है, या फिर अपन कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर चुके होंगे, तो कुल मिलाकर इधर वाला ब्लॉक काम में ले रहे होंगे अपन। अंडरस्टैंड कि कैसे लेना है इस टॉपिक को, ठीक। इसी को ही अगर सपोज करो ए का करना पड़ता अपन को, तो किस तरह से लिखते, मीन्स ये दो फॉर्मूलेस हो गए कहीं ना कहीं। मैं यूँ नहीं कह रहा आप डायरेक्ट याद रखें, जब जरूरत पड़े तो अपन सॉल्व कर लेंगे उसको। जस्ट समझाए कि सब्ट्रैक्शन भी होता है, उसका अगर डायग्राम कभी बनाना पड़े तो वो बनाना ही होता है रिलेटिविटी में, तो ही हम करेक्ट आंसर पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस पूछी होती है उन लोगों ने। आई थिंक समझ गए होंगे, सिर्फ जो वहाँ पर थीटा है उनकी जगह 180 माइनस थीटा करना है, डेट्स ऑल। ये काम करना है अगर अपन जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, और नो नीड, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा तो अपन को डायग्राम्स की भी जरूरत नहीं होगी, तब बिना डायग्राम के ही अपन सॉल्व कर लेंगे। जब रिमेंबर होगा कि 180 करना है तो बस 180 करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना बेटा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जिससे आप और ज़्यादा ईजिली समझ सकें कि कर क्या रहा था मैं। है ना, थोड़ा सा और समझ जाता हूँ, एक डायग्राम पहले और बना देते हैं फिर समझाता हूँ एग्जांपल, है ना। सपोज करो अपन को जस्ट इसका रिवर्स बोला जाता, मीन्स अभी अपन ने जो बनाया है डायग्राम उसको ही देख लें अपन। इस जगह ले देता हूँ, सपोज करो अपन को वही ए था और वही बी था, क्वेश्चन में दिए जाते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, कुछ इस तरह से अपन ने, मीन्स आपने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, और आपको जो माइंड करना था, क्वेश्चन जो बोल रहा था आपसे, वो करना था आपको बी माइनस ए। डायग्राम ऐसा आप बना चुके थे एक बार, तो वापस प्रैक्टिस करा रहा हूँ जस्ट, और इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा था। अब माइनस किसको करना है, क्योंकि इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि लॉ तो अपन को पैरेललोग्राम के ही लगाने हैं रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो जस्ट लाइक दिस, ये जो है फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर से लिख रहा हूँ। तो ये करना था, अपन ने डायग्राम ऐसे बना दिया होता, तो ए को रिवर्स में लेकर आते हैं ना, तो इसको जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनस ए वेक्टर।
ये रिप्रेजेंट हो जाता। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाता, इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ जाता। अब तो इनके लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाना है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ जा रहा होता ना रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में, जिसके लिए अपन क्या लिख सकते थे रिजल्टेंट लिखने के लिए, R इक्वल्स टू ए बी माइनस ए हो गया ना, ये बी माइनस ए लाइक दिस। ये इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर है, मींस दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, क्योंकि अपन ने पैरेललोग्राम लॉ देखा है। ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, अब अगर एंगल की बात करूं तो एंगल तो ए और बी के बीच में लेना पड़ेगा ना मेरे को इस वाले को निकालने के लिए, क्योंकि जो भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, तो वो एंगल यहाँ से यहाँ कितना हो जाता है बेटा, 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो 180 माइनस थीटा कर देते अपन लोग लाइक दिस। और फॉर्मूला वही का वही जो अपन सॉल्व कर रहे थे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, बस कॉस की जगह दो, क्योंकि अपन को दो जो वेक्टर्स दे रखे होते हैं उनके बीच का एंगल चाहिए होता है, उनके बीच का एंगल। तो अब क्या एंगल, तो ये हो गया ना ए और बी के बीच में जो एंगल आ रहा है, तो डेट इज मीन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, 180 माइनस थीटा लिखना पड़ता ना, डेट इज अप्लाइड, इस तरह से अप्लाइड करता। तो मैंने डायग्राम दोनों तरफ बनाकर दिखा दिया आपको कैसे बनते हैं डायग्राम्स, क्योंकि उसके बाद ही डायरेक्शन कैसे होती है वो भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जो और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जाएगा बेटा आप लोगों के। तो ये अपन ने इस तरह से कर दिया। सपोज करो कोई ट्राइंगल से शो कर रहा होता, पर मैंने आपसे ऑलवेज का है प्लीज पैरेललोग्राम बनाए, ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, मैथ्स वालों की जरूर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि वेक्टर उनके तो 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में भी है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है उनकी ट्राइंगल की लॉ की भी। पर अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ में कहता तो कुल मिलाकर फिर तो मेरे को कुछ ऐसा बनाना पड़ता ना, डेट इज कॉल्ड बी। इसको मैं अगर इस जगह पर ले आऊँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया ना, इसमें एक के बाद एक इंक्लाइन करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड माइनस ए। और रिजल्टेंट का रूल क्या बता रखा है हमेशा, जिसको आपने फर्स्ट से चालू करा है उसकी टेल को जहाँ पर एंड कर रहे हैं उसको इससे टच करेंगे, तो लाइक दिस ऐसा बनता अपने पास। तो इस समय पर हमारे पास क्या हो जाता, आर इक्वल्स टू कितना हो जाता, दोनों का एडिशन ही तो होता, बी और इसका भी एडिशन करता, डेट इज कॉल्ड माइनस ए। इस तरह से करते हैं ना बेटा, लॉ तो वही ट्राइंगल लॉ ही लगा रहे अपन। और जब इसको रिमूव करता तो आपको पता है इट्स कम बी माइनस ए, दैट इज द रिजल्टेंट, ये वाला पॉइंट। तो वापिस एक बार समझाए कि आप चाहें तो ट्राइंगल लॉ लगाएं, पर इससे पूरी बात क्लियर हो रही होती कि हो क्या रहा था। तो ट्राई टू मेक ए पैरेललोग्राम विच मेक मोर इजियर टू अंडरस्टैंड इन कंपेयर टू ट्राइंगल। पर मैंने आपको समझाया कि हाँ, इस पे भी यही रूल इस तरह से मैं बना सकता था। बस अब एग्जाम्पल से तो पूरा ही क्लियर होने वाला है कि अपन करने वाले क्या हैं और कैसे यूज़ करेंगे। तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। इफ अ पर्सन मूव इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, पहले नॉर्थ ले लेते हैं, मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v and then turn towards east with same velocity, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया। और अपन से क्वेश्चन वाले ने बोला था फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज करी तो वेलोसिटी वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी चेंज होती है, जो पहले एक्सप्लेन करा डेफिनेशन के अंदर कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो किसी वेक्टर क्वांटिटी का, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसको अपन चेंज ही कंसिडर करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर कोई जना 0 ओ से स्टार्ट होता है एंड इट स्टार्ट मूवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि अपन नॉर्मली नॉर्थ इधर कंसिडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा, देन इट्स टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया विथ वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी से मूव करा। पर मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, डायरेक्शन चेंज हुई ना बेटा, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे थे, वरना तो आप कहीं सोचें कि अगर स्पीड की बात करता हो तो 0 हो जाता, पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करा, दैट इज कॉल्ड v2। चेंज इन वेलोसिटी पूछी, मीन्स अगर अपन से बोला जाए कि पूछा क्या है चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स हमारे को निकालना क्या है। चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। चेंज इन वेलोसिटी जो हमको निकालनी है वो क्या हो जाता है, v2 माइनस v1, ये अपने पास वैल्यू हो जाती है। इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखे तो अपन कैसे लिख सकते हैं, v2
प्लस में माइनस V1, क्योंकि लॉ तो अपन पैरेललोग्राम लॉ ही लगाने ना बेटा, इसलिए तो मैं किसको चेंज करूं, V1 की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो आप बोले तो मैं इसी में चेंज कर दूं इसकी डायरेक्शन, या फिर आप सोचें तो इसको ऐसे लिखे रहने, क्योंकि ये तो अपने प्रैक्टिकली सोचा था जब क्वेश्चन ने बोला। अब किसको चेंज करना है, V2 को वैसे ही रखें, पर V1 को अपन ने इधर शो कर रखा था, तो इस एरो को रिवर्स कर दें, तो अपन ने यहीं पर रिवर्स कर दिया, डैट इज कॉल्ड V1, V1 को रिवर्स कर दिया मैंने। तो अब V2 इधर आ रहा है, V1 इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट तो इस तरफ आएगा ना, तो रिजल्टेंट कहीं इस तरफ आ गया। एंगल की बात करूं तो जो रिजल्टेंट था हमारे पास, दैट इज, इसका कुछ एंगल बता दूं तो दैट इज कॉल्ड अल्फा, नॉर्मली इससे बताते हैं। रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ही तो है, इस रिजल्टेंट को मैं डेल वी से ही रिप्रेजेंट करना चाहूँगा अभी समझाते समय, तो डेट इज कॉल्ड डेल वी, ये डेल वी था इसका चेंज का। और इनको अगर मैं डॉटेड में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो कुछ हद तक ये इस तरह का पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जैसा पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास। और ट्रायंगल लॉ तो बना हुआ ही है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो एरो यहीं पर ही तो आ रहा है, मीन्स आपने डायरेक्शन चेंज करी है, डायरेक्शन चेंज कर दी, क्योंकि अपन से बोला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी निकालने, मीन्स V2 माइनस V1 करना था अपन को, तो अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक बेटा, क्या समझा रहा हूँ इसके अंदर टॉपिक के अंदर, तो ये अपने पास वैल्यू हो जाती। अब बोला जाए कि इसका आंसर निकालो चेंज इन वेलोसिटी का, हो कैसे निकालते हैं अपन लोग, तो देखो अगर इसका मैं आंसर निकालूं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जो ये डेल वी लिखा है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड आर, तो आर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर भी डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, पर ये तो एंगल कॉस 90 डिग्री है इनके बीच में, तो डेट इज मीन्स मैं कुछ ऐसा लिख सकता था, V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, और पीछे की टर्म तो मैंने चेंज ही कर दी, क्योंकि ये तो जीरो हो गई थी, क्योंकि इनके बीच के एंगल को तो अपन थीटा बोलते हैं, और ये V1 V2 तो 90 डिग्री पर लग रहे थे, और cos 90 जीरो हो जाता है, ये फॉर्मूला लिखा है। और V1 A का मतलब V1 है और B का मतलब यहाँ पर V2 है, बस यहाँ पर वैल्यू रख देता, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो VV दे रखी थी, तो डेट इज कॉल्ड V स्क्वायर और इट्स बिकम रूट 2V, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है, चेंज इन वेलोसिटी। अब बात करें डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में चल रहा था, तो रफली कुछ डीप तो बाद में करेंगे, पर अगर मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स करी है तो इट मीन्स इधर तो ईस्ट बना हुआ है, पर इस जगह तो साउथ आ गया, और जब इधर साउथ है इधर ईस्ट है, एरो इधर जा रहा है, इट मीन्स कि जो ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन थी नाउ बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये चेंज अपेयर हुआ। तो जब अपन IIT लेवल की बात करेंगे तो जहाँ हमारे को इस तरह के क्वेश्चंस, जो अभी बहुत कुछ करने वाले हैं अपन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी बातें, तो उस समय अपन देखेंगे कि अपन को डायरेक्शन की भी नेसेसिटी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी रिमेंबर रखें। मैंने करा क्या है, केवल एक एग्जाम्पल देकर कि ये इस तरफ जा रहा था, V2 माइनस V1 पूछा गया, तो जिसको माइनस दिया था पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से, उसको अपन ने चेंज कर दिया, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करा है, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी थी वो हमारा रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला था, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हम इस तरह अप्लाइड करते हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअल रिजल्टेंट ही था, जो निकालना था एंगल 90 डिग्री था, थीटा जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो उस टर्म को ही जीरो कर दिया ना, cos 90 की जगह मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दिया था इस टर्म को। तो ये अपने पास, फिर मैंने A और B की जगह वैल्यू रख दी, दोनों के आंसर VV दे रखे थे। चेंज इन वेलोसिटी इसलिए निकाली, चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सब पर वेक्टर के साइन ही है, एवरीथिंग इज वेक्टर। जब इस तरह से लिख रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेक्टर, दैट इज ऑल्सो वेक्टर। VV वेलोसिटी जरूर थी सेम, पर डायरेक्शन चेंज हुआ ना, इसलिए हमारा ये आंसर आया। अगर सपोज करो स्पीड होती तो वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, तब आंसर जीरो बोलते। ये सारी चीज़ें अपन 1D और 2 डायमेंशन मोशन में समझेंगे, वापिस से आएंगे वहाँ पर न्यूमेरिकल, वैसे रिलेटिव में भी पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उन सबको। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बेटा, है ना, ये एग्जाम्पल है, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना। ठीक ठीक बेटा, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करना है, अपन को क्या होता है, कैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं। आप पॉज कर करके इन चीज़ों को देख सकते हैं बेटा वापस से, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो तो। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, जिसको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, तो अपन एक्चुअल में देख रहे हैं
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रेजोल्यूशन देख रहे हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है पहले वो समझा रहा हूँ, फिर बाकी बहुत इजी होने वाला है आगे न्यूमेरिकल्स में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अपन शॉर्ट में बोलें तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर दे रखा है, माने जो प्रॉपर वेक्टर था, एक कोई वेक्टर था, उसको हमारे को जरूरत पड़ी कुछ कंपोनेंट्स करने की, तो वो जो कंपोनेंट को जो स्प्लिट करा अपन ने, उसको ही अपन ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम दिया है। और क्यों जरूरत पड़ी वो धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि हमको जरूरत क्यों पड़ी ये सब कुछ करने की। मीन्स कंपोनेंट करना मीन्स तोड़ देना किसी भी चीज़ को। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जैसे मेरी बॉडी है, ये अलग, हैंड्स अलग हैं, हेड अलग है, इनको सबको अपन अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर मेरी सारे स्प्लिट कर दूं अलग अलग पार्ट्स को, पर इन सबकी स्टडी करूं या पूरी बॉडी की स्टडी करूं, बात बराबर है ना। अगर सबको जोड़ दूं तो वो इसकी डेफिनेशन का पार्ट है। कि पहले रेजोल्यूशन की बात करूं, व्हेन एनी वेक्टर split into two or more different vectors, but the effect of all split vectors together give same effect या बोलें impact as by a given vector। मीन्स मैं कोई वेक्टर लूँ, कोई सा भी एक वेक्टर ले रखा है, उसको मैंने दो तीन पार्ट्स में तोड़ दिया, डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ दिया उसको। तो जो ये डिफरेंट पार्ट्स का जो स्प्लिट करा था अपन ने, उन सबका जो टुगेदर इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा, वो उसी के बराबर होगा जो इफेक्ट इस वाले वेक्टर ने दिया होगा। पर जरूरत क्यों पड़ी वो ही अपन समझने वाले हैं कि क्यों जरूरत पड़ी और क्या हुए कंपोनेंट्स करने के तरीके, वो अपन समझ रहे हैं। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा डीप समझाया जा सकता है पर नो नीड, क्योंकि आप जब मैं उसको थ्योरी से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मीन्स जो भी आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट्स में अपन देख रहे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जस्ट डेफिनेशन दी कि होता क्या है, और अगर इसी को थोड़ा सा और समझाऊं तो ये एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ही है। एक्चुअली इट इज जस्ट लाइक ए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ही है। जस्ट लाइक दिस कि अगर मैं एक ए ले लूँ, एक बी ले लें जो अपन ने शुरुआत में देखा, और ये रिजल्टेंट ले लूँ, तो वी कैन से डैट कि जो आर होता है वो ए प्लस बी के ऐड के बराबर होता है। तो जो रेजोल्यूशन करने वाले हैं इसके अंदर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो ए बी इज द कंपोनेंट ऑफ आर, ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ आर। तो जो इसका आंसर आएगा या इन दोनों को जो ऐड करके आंसर आएगा वो तो सेम आएगा ना, क्योंकि यही तो इसका आंसर है। तो अपन जो ये दो एडिशन किए थे उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये थोड़ी डीप बात हो गई जो एज ए मैथमेटिक्स कई बार जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि दोनों का कन्फ्यूजन रहता है इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ है वो अपने आप में ही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, क्योंकि ए और बी एक्चुअल में कंपोनेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। कंपोनेंट माने पार्ट्स की तरह, जो मैंने भी स्प्लिट बोला पार्ट के अंदर, तो ये पार्ट ही तो हो गए ए के। तो वी कैन से ट्रायंगल लॉ इन सच ए वे ऑल्सो, रेजोल्यूशन वेक्टर के मेथड से भी बोल सकते हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। ये तो हुई थोड़ी डेफिनेशन की बात जो कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, और जैसे मैं समझाने वाला हूँ तो अब सब चीज़ ईजी होने वाली है। तो मीन्स अपन देख रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, और प्लेन को ही अपन क्या बोल देते हैं, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाएंगे, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूँ सीधा डायरेक्टली कि लेट कंसीडर अ वेक्टर ए
मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एक ही वेक्टर है कोई जो लग रहा है किसी हॉरिजेंटल से, मैंने हॉरिजेंटल से मेक्स थीटा एंगल। अब जरूरत पड़ी इसके कंपोनेंट करने की, मैंने डेट इज कॉल्ड इन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू प्लेन, या बोलूं तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट कैसे करेंगे, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलूं तो, और थोड़ा परफेक्टली बोलूं तो इसको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन बोल देता हूं थोड़ा प्रॉपरली वर्ड को, क्योंकि ये ही देखने वाले हैं अपन लोग पूरे 11th और 12th के अंदर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर रहे हैं अपन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या बोलूं तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जब रेक्टेंगुलर वर्ड आ जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, प्लेन में कर रहे हैं, तो ये बोर्ड जो है दैट इज ऑल्सो प्लेन ना, उसके अंदर कंपोनेंट कर रहे हैं, या फिर अपन 2 डायमेंशन में कर रहे हैं 2D के अंदर ये कंपोनेंट कर रहे हैं, माने कंपोनेंट्स कर रहे हैं अपन। बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए बोला गया कि रेक्टेंगुलर का मीन्स मतलब था कि आप एक्स और वाई कंपोनेंट में कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट करने हैं, प्लेन में करने हैं, और अपन प्लेन ही पढ़ने वाले हैं, 3D नहीं पढ़ने वाले अपन लोग। तो इसका मतलब है ऑलवेज ही कंपोनेंट कर रहे होंगे, और क्यों करेंगे वो भी अभी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बार बार मैं और भी एनएलएम चैप्टर में बोलता रहूँगा। तो ये थे, ये ए वेक्टर था। अब इसके 2 कंपोनेंट करने थे क्योंकि अपन को प्लेन ले रखा है 2 डायमेंशन। तो अगर मैं ए जो एक हॉरिजेंटल की तरह काम कर, हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, अगर मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो इसका बेस पे कितना एंगल आ जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड, इसका इस पर आ जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स में अब समझा दिया है आपको अच्छे से कि जब भी बेस जब दे रखी हो, हाइपोटेनस की तरह कोई काम दे रखा हो, तो बेस पर हमेशा जिससे एंगल बनता है वहां पर क्या आता है, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये रिमेंबर करा चुका हूं, तो इसका मतलब है यहां पर कितना आ जाता, ए साइन थीटा आ जाता। जितना यहां पर है उतना ही तो ये कंपोनेंट इधर कर दूं, दैट इज कॉल्ड ए साइन थीटा, डेट इज साइन थीटा। बस अपन ने अब इनके कुछ नाम रख दिए कि इस वाले कंपोनेंट का अपन ने नाम रख दिया ए एक्स और इसका नाम रख दिया ए वाई। इस तरह से अपन ने नेमिंग कर दी। तो अपन ने कुछ लिखने चाहे तो कुछ ऐसा लिख रहे हैं, लेट कंसीडर अ वेक्टर ए मेक्स थीटा एंगल with x axis and its component in x and y direction are ax and ay। 2 में स्प्लिट कर रहे हैं मोटे तौर पे बोला जाए, हमारे ज़्यादातर एक्सेस ही रहेंगे हमेशा कंपोनेंट करने के लिए, इस वजह से अपन ने एक का नाम ए एक्स और एक का नाम ए वाई रख दिया। और अब क्योंकि यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर छोटा छोटा छोटा, तो ये ए कॉस थीटा कितना होगा, तो इसका मतलब मेरे को अगर ए वेक्टर लिखना होता तो कुछ मैं ऐसे लिख सकता था, एक कंपोनेंट ए एक्स है और एक कंपोनेंट ए वाई है। बट क्योंकि यूनिट वेक्टर भी लगाए जाते हैं उसी डायरेक्शन में यूज़ करा जाता है, तो इसलिए एक्स एक्सिस के लिए मैंने आई कैप लगा दिया और वाई डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट चल रहा था उसको मैंने जे कैप से बता दिया। दैट इज़ अ मेथड टू रिटर्न, जो समझने वाले भी कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है, जस्ट थ्योरी चल रही है अभी। अब जो कंपोनेंट एक्चुअली निकाला था वो तो हमारे पास था कितना, ए कॉस थीटा आई, और दूसरा कंपोनेंट कितना था हमारे पास, ए साइन थीटा जे कैप। ये इस तरह से भी लिख सकता था मैं। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, अब क्या समझा रहा हूँ, ये तो लिखने के तरीके हैं दो, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। जैसे कोई बोलेगा कि इसका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना है, तो आप बोलोगे ए कॉस थीटा। इसका वर्टिकल बोलूँ या वाई एक्सिस का कंपोनेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ए साइन थीटा। अब बस केवल यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी मैंने कि चाहे ये अलग अलग कंपोनेंट्स हों और चाहे ये अकेला ही हो, इंडिविजुअल मेन वेक्टर हो, दोनों का इम्पैक्ट एक जैसा ही होगा। उसके पीछे क्या है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं
इफ़, वैसे तो रिमेंबर ये कुछ लिखने का तरीका है, जो तो ये रिमेंबर रखना है अपन ऐसे यूज़ करेंगे ऑलवेज न्यूमेरिकल करते समय। बस ये समझा रहा हूँ कि दोनों का इंपैक्ट सेम होता है, जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो चेक करा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड से पता लगेगा कि दोनों बराबर हैं 50-50 के कि कैसे हैं, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या दे रखा था आपको, मैग्नीट्यूड कैसे बताया था, अगर मेरे को ए का मैग्नीट्यूड लेना है तो कहीं ना कहीं मेरे को इसका कंपोनेंट का होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, मीन्स इस तरह से लिख दूं, एक बार ऊपर का ही ले रहे हो अपन तो ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्टली 2 और 3 दे रखा हो, इसका लेता हूं तो ये ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डेट इज कॉल्ड ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका बता रखा है आपको, जो आई कैप और जे कैप के जो साथ में लगे हुए कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके और ऐड कर देते हैं रूट के अंदर। अब आपको पता होगा इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम 1, तो और ए स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो आया तो ए ही, तो दोनों का इम्पैक्ट तो सेम ही रहा। यहाँ से सिर्फ मैंने ये बात समझाई जो डेफिनेशन में थी। लिखने का तरीका ऑलवेज ये ध्यान रखना है, कंपोनेंट हमेशा ही प्लेन में रहेंगे। अपन जब तक कोई नेट या IIT क्लियर नहीं कर देते, हमारे यही कंपोनेंट्स ऑलवेज काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, जिससे एंगल बनेगा उस पर कॉस थीटा रहेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, और जो वर्टिकल होगा उस पर साइन थीटा रहेगा इसका कंपोनेंट। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। एक्स एक्सिस के लिए अपन ये लिख देंगे, वाई एक्सिस के लिए ये लिख देंगे, डेट्स ऑल कंपोनेंट्स। मीन्स ये लिखने के 2 तरीके हो गए हमारे पास। चाहे अपन को जब वैल्यूज़ नहीं पता थी तो अपन ने कुछ एंगल से वैल्यूज़ निकाली, और इन कंपोनेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है वो समझ लेते हैं अपन लोग। नोट डाउन करो बेटा इसको एक बार, हाँ ठीक, करो बेटा इसको नोट डाउन। रब कर दूं बेटा इसको, ठीक। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। देखो अपने साथ होने वाला क्या है उसको समझाने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपको। देखो अपन जो भी काम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब चीज़ें इंक्लाइंड होती है, हमेशा इंक्लाइंड। चाहे मेरा बॉल को थ्रो करना हो तो मैं थ्रो हमेशा कुछ एंगल्स पे थ्रो करूँगा, और ये अगर कोई वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो इसका कोई एंगल, तो अपन को ऑलवेज कंपोनेंट लेना। मैंने तो आपको जब भी कोई चीज़ इंक्लाइंड होगी तो उसके 2 कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। समझाने के लिए किस तरह समझा रहा हूँ, तो आप एक एग्जांपल जो ज़्यादा इजी रहेगा समझना, कि सपोज करो कोई रोलर था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने गार्डनर होता है, कोई होता है, वो ऐसे करके, या ठेले वाले जो होते हैं वो कुछ ऐसे करके पुलिंग कर रहे होते हैं। तो मैं एक पुलिंग का एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझा रहा हूँ आपको कि कैसे ज़रूरत पड़ी। अब आपको पहले लिख भी देता हूँ। ये है, सपोज करो ये कोई पुल कर रहा है, F4 से पुल कर रहा है कुछ एंगल बनाते हुए, चाहे ठेला बोल दें या ग्रास को काटने वाली मशीन को कुछ ऐसे पकड़ कर पुल करते हुए ले जा रहे हैं, ऐसे पकड़ के पुल करते हुए ले जा रहे हैं अपन, है ना। तो पुल में मीन्स इस तरह से खींच रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। तो देखो अगर मैं फोर्स अप्लाइड इस तरह से कर रहा हूँ ऐसे, तो ये जो भी चीज़ है वो भी तो मेरे साथ ऊपर आ जानी चाहिए, पर आपने देखा ये तो रोल कर रही है। तो आखिर इसको रोल कौन करवा रहा है आगे की तरफ, तो जरूर कुछ ना कुछ चीज़ होगी। तो वो ही काम करा गया कि जब आप ऐसे किसी चीज़ को खींच रहे थे तो एक्चुअल में एक कंपोनेंट यूज हो रहा था इसका एफ कॉस थीटा, जिसने क्या करा, इस एफ कॉस थीटा ने इस वाले रोलर को आगे रोल करवाया, डेट इज पॉसिबल। तो ये हुआ मूव फॉरवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉट एफ का एक कंपोनेंट ने काम करा, मूव फॉरवर्ड लेकर गया जो इसको, वो इस वाले ने काम किया है इसको खींचने का। ठीक, अब आप सोच रहे हो दूसरे कंपोनेंट ने क्या काम करा होगा, तो जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि कंपोनेंट हमेशा इंक्लाइन के कुछ ऐसे लेने, पैरेललोग्राम बनाते हुए, मीन्स रेक्टेंगल, क्योंकि मैं डॉटेड लाइन खींच दूंगा तो बन जाएगा, ये ध्यान रखना है ऑलवेज। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंपोनेंट कितना हो जाता, एफ साइन थीटा। और एक बात जो NLM में तो देखेंगे सही, पर कहीं ना कहीं 9th क्लास में भी आप देख चुके हैं कि जो उसका वेट होता है वो ऑलवेज नीचे वर्क कर रहा होता है। बट मेरे ऐसे पुलिंग करने से हुआ क्या कि इसका जो वेट था जो नीचे की तरफ लग रहा था, अगर मैं ये कोई रोड मान लूँ जो नीचे की तरफ लग रहा था, उसका वेट डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया। तो इट मीन्स अगर मेरे को अब एपरेंट वेट देखना होता, मीन्स अब न्यू वेट देखना होता, जिसको मैं V डैश दे देता हूँ, इसको वेट ही बोलते हैं।
तो इट मीन्स अब mg में से क्या माइनस हो चुका था मेरे पास, एफ साइन थीटा, मीन्स वेट डिक्रीज हो चुका था, पहले जितना नहीं था जब हम किसी चीज़ को पुलिंग कर रहे थे। अब इसमें को आप कैसे कैसे नोट कर सकते हो, जैसे कि मेरा खुद का छोटा बच्चा है, वो जब कोई टॉय को ऐसे पकड़ के खींचता है तो कई बार ये टॉय पलट जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि वो अब 3 ईयर ओल्ड हो रहा है तो तेज खींचेगा, और जब वो तेज खींचेगा तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पर्टिकुलर एंगल पर ऐसे पकड़ के दौड़ता है किसी भी खिलौने को बेटा, वो जब वो खिलौने को लेकर दौड़ रहा है तो कभी कभार, क्योंकि वो प्लास्टिक के टॉयस आते हैं, कोई भी डॉग वॉग बना हुआ आता है, तो कई बार इतना तेज फोर्स अप्लाइड करता है वो कि ये वाला कंपोनेंट इतना हैवी हो जाता है कि ये पलट जाता है उठकर, क्योंकि उसका वेट से ज़्यादा ये हो गया। तो इसका मतलब जब भी पुलिंग करते हैं कोई जो भी चीज़ होती है उसका वेट डिक्रीज हो रहा होता है। इसी वजह से क्रेन से भी कोई चीज़ बाहर निकालनी हो तो अपन को हमेशा पुलिंग करते हैं, अपन पुल करते हैं आगे गाड़ी लगाकर, जिससे वो पीछे वाली गाड़ी जो कहीं पे फंसी हुई थी वो निकल जाए बाहर, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताकत लगाते जाएंगे कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट उसके वेट को भी डिक्रीज करता रहेगा, जो कहीं पे डिप्रेस हो गया था, कोई गाड़ी फंस गई थी तो वहाँ पर यूज़ होगा। तो यूज़ तो खैर बहुत जगह होने वाला है, पर आप प्रैक्टिकली बात को समझें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होगी, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी इंक्लाइंड होगी तो आपको कंपोनेंट्स करने हैं, ऑलवेज कंपोनेंट्स करने हैं। जैसे इसने इसको मूव कराया तो ये ही पॉसिबल था इसको मूव कराने के लिए, तो आपको हरदम कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अपन ऐसे यूज़ करेंगे इसका, जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको पुलिंग से समझाने के लिए। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं पर सारे एग्जांपल्स एनएलएम में आने वाले हैं। मीन्स कोई भी चीज़ इंक्लाइंड होते ही आपको कंपोनेंट्स करने हैं, ठीक बेटा। तो ये थे कंपोनेंट्स बेटा, है ना। वैसे ही एग्जांपल्स और, जैसे कि मैं केवल ये समझाने के लिए जब भी कोई चीज़ इंक्लाइंड होगी आपको कंपोनेंट करने हैं। जैसे अपन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टल मोशन पढ़ने वाले की अभी थोड़ा एग्जांपल दे रहा था कि किसी को अपन ने बॉल को थ्रो करा, मैंने जो इधर से थ्रो करा, जा रही है बॉल v वेलोसिटी या u वेलोसिटी से मैंने उसको थ्रो करा, जो एंगल कितना था उसका थीटा। तो अब क्योंकि वापस से वही कंडीशन हो गई कि इसको आगे कौन ले जा रहा है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कौन कर रहा है, ऊपर कौन ले जा रहा है, मैंने तो ऐसे थ्रो करा था इसको, पर ये तो कुछ ऐसे करता हुआ मूवमेंट कर गया, तो उसके लिए भी अपन को कंपोनेंट करने होंगे। मींस u cos थीटा वो वाला कंपोनेंट कहलाएगा जो इसको आगे मूवमेंट देगा, और u sin थीटा वो होगा जो इसको अप ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो पुलिंग से वैसे ज़्यादा बेटर समझ गए होंगे, समय के साथ ये सब समझ जाएंगे बेटा। तो ये 2 डायमेंशन के थे, 3 डायमेंशन है तो नहीं अपने कोर्स में, पर उसका भी कंपोनेंट्स देख रहे हैं अपन लोग बेटा, है ना, कि कैसे कंपोनेंट्स करने हैं। ठीक, तो अपन ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखे थे, इन्हें प्लेन देखे थे अपन लोगों ने, अब 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, है ना। वो काम में नहीं आता, सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर है, पर थोड़ा सा पुराने ओल्ड टाइम पर चलते थे, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा इसको, है ना। नोट डाउन कर लो इसको यहाँ तक। तो अपन रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, उसको भी रेक्टेंगुलर ही बोलते हैं, कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में देख रहे हैं कैसे कर पाएंगे अपन लोग 3 डायमेंशन के अंदर, तो वो देख रहे हैं बेटा अपन। तो 3 डायमेंशन में जब करना हो, जिसको अपन पैरेललोपेप्टाइड भी बोलते हैं उसको, कोई अपन ने लेट कंसीडर अ वेक्टर ए makes alpha, beta and gamma एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो काम में लिए जाते हैं, विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, एंड its component in x, y and z डायरेक्शन या एक्सिस आर, कंपोनेंट लेना इस वेक्टर का ax, ay एंड az। 3D इज टोटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 3D के अंदर, तो जस्ट अपन समझ रहे हैं ना, वैसे कोई काम में या यूज़ में नहीं आ रहा अपने पास। तो ये कंपोनेंट था, 3 डायमेंशन समझाना था, तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ एक पैरेललोपेप्टाइड बना रहा हूँ और फिर इस पे ही अपन एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। अब 3 डायमेंशन को समझाने के लिए बोर्ड पर केवल एक ही डायग्राम पॉसिबल होता है,
वो है, हम चाहे क्यूबॉइड बोल दें उसको या पैरेललोपेप्टाइड बोल दें, अपन जो प्रॉपर वर्ड मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, डेट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस और डेट इज़ कॉल्ड जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मेथड से अपन ने कई बार छोटी क्लास में भी देख रखा है। अब कोई भी 3D चीज़ को अपन कैसे दिखा सकते हैं, इसमें कहीं पे रखता हूँ तो एक्स वाई प्लेन में हो गया ना। तो अगर अपन को 3D में कोई चीज़ समझानी हो तो वो वेक्टर कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट आउटर बॉक्स का जो आउटर पार्ट है वो शो कर रहा होगा 3D में लेता हुआ आता हुआ टर्म को जो बाहर निकल रही हो, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर। ये वेक्टर मैंने ए लिया है जो टच कर रहा है इस ओरिजिन से ये सामने वाले फ्रंट के इस कॉर्नर पे कर रहा है, जिसकी कुछ नेमिंग कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड पी क्यू एस टी वाई। वाई इसमें काम आ रहा है तो कुछ और ले लेता हूँ, एम और एन, ये काम के थे। तो वैसे तो एक्सिस ही काम के थे, कोई मतलब नहीं था। अब मैं अगर बोलूँ कि मैंने एक चीज़ और बोली इसके अंदर कि एंगल्स बोले हैं, तो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है ये अल्फा, माने वहाँ पर अपन को सिर्फ एक ही एंगल लेना है, वो ही याद रखना है अल्फा। बी वाई के साथ कितना बना रहा था, डेट इज कॉल्ड बीटा। और जेड के साथ कितना कंसिडर कर रहा था, ये एंगल गामा। ये एंगल्स ये इनके साथ बना रहा था और इनके कंपोनेंट्स कितने कितने दे रखे हैं, इसका कंपोनेंट मैंने लिख रखा है ए जेड, इसका कंपोनेंट ए वाई और एक्स का कितना बना रहा है ए एक्स, ये नाम दे दिया। पर अब इसको लिखेंगे कैसे, एक ही वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स करें अपन ने, 3 पार्ट्स के अंदर करें। तो अगर इसका कंपोनेंट करूं तो दैट इज कॉल्ड ए एक्स, ए वाई और ए जेड की कैप के साथ, दैट इज कुछ इस तरह से लिखते अपन लोग कंपोनेंट्स को, है वो ही जो था वो। बट यहाँ पर एक न्यू चीज़ आने वाली है कि वहाँ पर एक ही एंगल से 2 कंपोनेंट निकाले थे, इसमें एंगल्स ही अलग अलग लिए। मैथमेटिक्स जिसने बनाई 3 डायमेंशन में वेक्टर्स को, तो अल्फा बीटा और गामा ले लिए। तो जब एंगल ही ये दे रखा है तो इस पर एंगल कितना ड्रॉप होगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा ना यहाँ पर, और इसके लिए ये एंगल का काम कर रहा है तो उस पर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस बीटा हो जाएगा ना। तो समझ रहे हैं, मीन्स ये कहीं ना कहीं वैल्यू देखी आप लोगों ने। अब इसको थोड़ा सा क्लीन डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब मैं इसको कुछ मैथमेटिक्स की तरह एक्सप्लेन करूँ तो अब ये कुछ इस तरह का ए वेक्टर है जो यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पर बीटा एंगल बना रहा है और साथ में ही ये वाला इसके साथ एंगल बना रहा है गामा, जेड एक्सिस के साथ। ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर मेरे को इसका इस पर कंपोनेंट निकालना है तो एक लाइन ड्रॉ कर दूं, हाइपोटेन्यूज जारी है तो ए एक्स किसके बराबर हो जाता, मेरे पास ए कॉस अल्फा के बराबर हो जाता ना। ठीक है, वैसे अगर मेरे को इस पे ड्रॉ करना होता तो कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाला जो ब्लॉक होगा एंगल बना रहा है ना वही हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो जो इसका ए वाई कंपोनेंट होता वो कितना हो जाता, ए कॉस ही तो रहता, क्योंकि एंगल वाला जो बेस होता है उस पर हमेशा कॉस कॉस ही आता है। मैथमेटिकल टूल्स में समझाने की कोशिश करी थी और आधे जने 10th क्लास से जानते हैं, और दैट इज कॉल्ड बीटा। और थर्ड का तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि थर्ड से बनाएगा कैसे एंगल, जेड के साथ किस तरह का कंपोनेंट लाऊंगा, उसके लिए कोई मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, दैट इज क्योंकि मैं 2 डायमेंशन बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जो अपने फॉर्मूलेस देखे हैं इसके अंदर जो ए एक्स होता वो किसके बराबर हो जाता, ए कॉस अल्फा के। ए वाई किसके बराबर हो जाता, ए कॉस बीटा के। और ए जेड इसी तरह से ए जेड किसके बराबर हो जाता, ए कॉस गामा के बराबर हो जाता। मीन्स इनको इनकी जगह मैं अभी इनको लिख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए कॉस अल्फा प्लस बी, आई तो आई रहा है अपने पास, प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, जस्ट इनकी जगह वैल्यूज रखता जा रहा हूँ, और दैट इज कॉल्ड ए कॉस गामा के कैप। तो ये एक पैटर्न हो जाता है जिसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं, पर किसी समय होता था बुक्सों में या किसी बोर्ड के अंदर हुआ करता था, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो ये हो जाते हैं हमारे पास वैल्यूज़। ठीक इसमें ही एक और चीज़ अपन को बताई गई, ये जो कॉस अल्फा बीटा और गामा जो था, कॉस वाले कोसाइन वाली टर्म्स जो थी, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, मैंने एक नया टर्म यूज़ करा गया जिससे कि कोई टीचर डायरेक्शन कोसाइन यूज़ कर रहा हो तो रिमेंबर हो कि वो 3 डायमेंशन पढ़ा रहा है। कॉस बीटा आर कॉल्ड
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इनका अपने आप में एक रिलेशन होता है जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता था पर जरूरत नहीं है, इसलिए जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ कि इन सब का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए डायरेक्शन कोसाइन का तो उसकी वैल्यू आती है 1। और डायरेक्शन कोसाइन के एक सिंबल्स भी हैं, जो सिंबल्स मैं यहाँ पर काम में ले लूँगा। मीन्स एक कंडीशन और होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। आज के टाइम पे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी आप रिमेंबर रखना चाहें तो ये वैल्यू रख सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को LMN से शो करा जाता है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ ओल्ड क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो तो वहाँ पर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ। जस्ट तब भी नेट लेवल पर तो यही पूछा गया था, वैल्यू के अंदर की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई और आपसे पूछा गया किसके बराबर होगा, जो अपन देख लेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन लोग बेटा, है ना। आगे के लेक्चर्स में करने वाला हूँ क्योंकि अभी तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की थ्योरीज देखेंगे, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स फैक्टर्स के चालू होंगे चैप्टर्स के अंदर, है ना। तो अपने मेरा थर्ड लेक्चर था और डैट इज़ इनफ। इसके अंदर जो मैंने रेजोल्यूशंस पढ़ाए आपको 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के, 3 डायमेंशन के कोई यूज़ नहीं आने वाले, जस्ट थ्योरी का एक पार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसके अंदर थोड़ा इजीनेस कर दी गई कि एंगल्स अलग अलग दे दिए गए क्योंकि डैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर ऐसा नहीं करते तो, इसलिए टर्म्स भी चेंज करी गई मैथमेटिक्स के अंदर की डायरेक्शन कोसाइंस बोले गए अपन को। तो ये था वेक्टर, अपन ने इतना पढ़ा बेटा मेरा जो इस लेक्चर के अंदर। और बाकी एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एक नंबर है 9352644365, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें जो भी आपके पास, या फिर कोई से भी चैप्टर के अंदर चाहे 11th हो 12th हो, किसी में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा इस नंबर पर, या मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा बेटा, है ना। गुड बाय बेटा, गुड बाय।